तो भाई अब सब लोग रेडी लग रहे हैं, तो अपन लोग अपना जो चैप्टर है उसकी एंडिंग कर लेते हैं जल्दी से। थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना बचा था अपना, है ना। तो लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे कि डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक कैरेक्टर। टॉपिक नहीं, सब टॉपिक कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लास्ट टॉपिक था। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी के अंदर टॉपिक आया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक था। लास्ट टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे वो होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो भाई जनता पढ़ना शुरू करें। ठीक है। तो लास्ट क्लास में तुम लोगों ने हेडिंग लिखी थी डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक कैरेक्टर, और उसमें एक फॉर्मूला लिखा था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू 16 इंटू डेल्टा एन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन का होल स्क्वायर लिखा था। बिल्कुल। तो अब अपन क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके ही डायरेक्ट शुरुआत करते हैं कि इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में कुछ बातें लिख लेंगे। तो क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अ क्वेश्चन। कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग compounds. Calculate the percentage ionic character of the following compounds. तो तुमको दो कंपाउंड दिए हैं, उनका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है। पहला दिया हुआ है NaCl और दूसरा दिया हुआ है CSF, है ना। इन दोनों के लिए इस जो फॉर्मूला लिखा है हमने ऊपर, इस फॉर्मूले से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है। तो करो भाई सॉल्व। फॉर्मूले में वैल्यू डाल के सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन तुम्हें करना पड़ेगा, तो करो। कितना आता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर? तो NaCl का कैलकुलेट करो सबसे पहले, और डेल्टा ये निकालो। एक काम करो, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है बेटा? कितनी थी? 0.9। ठीक है, और क्लोरीन की कितनी थी? 3। तो डेल्टा एन कितना आएगा? 2.1। तो इससे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर करके कैलकुलेट करके निकालो। वैभव, एक डेसिमल की प्लेस की गड़बड़ लग रही है यार। नहीं नहीं, ज्यादा थोड़ी गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गड़बड़ करी है कैलकुलेशन में। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना आएगा? फॉर्मूला है अपना 16 इंटू डेल्टा ई एन एस 2.1 प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन एस 2.1 का होल स्क्वायर। तो 16 इंटू 2.1 कितना आता है, बताएगा कोई? किसी ने किया हो मल्टीप्लाई तो 33.6। खुद से कर रहे हो ना, कैलकुलेटर से मत करना बेटा। और ये 3.5, 2.1 का स्क्वायर कितना आएगा? 2.1 का स्क्वायर कितना आएगा? 4.41। तो ये आता है 33.6, और ये 3.5 इंटू 4.41 कितना आता है मल्टीप्लाई करने का? 15.926 आता है। नहीं नहीं, 15.435। हाँ, 15.435। 15.435 टोटल करके कितना आ रहा है बेटा परसेंटेज आने करेक्टर? 49.035%। बिल्कुल, 49.035% परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। तो इतना आ रहा है अपना आंसर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का, है ना। इसको लिख लो बेटा। परसेंटेज की यूनिट कैसे पूछ सकते हो तुम? ओम, पिटाई खाने के काम क्यों कर रहे हो? परसेंटेज की यूनिट होती है कुछ?
हाँ मोहित, देखो अब कैलकुलेट करने के तो अपने अपने तरीके हैं, कैसे भी कैलकुलेट कर लो। तुम 2.1 को बाहर लेके फिर मल्टीप्लाई करना चाहते हो या हाँ गलती से पूछिए, ठीक है। चलो भाई सेकंड केस करो, करो सॉल्व, तभी तो तुमसे पूछ पाऊंगा, तभी तो तुम आंसर दोगे मेरे को। मल्टीप्लिकेशन करके रखना स्टेप वाइज। तब तक ईएन वैल्यूज की बात कर लेते हैं। बेटा सीजियम की ईएन कितना होता है? सीजियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना लिखा था अपन ने? 0.7। और फ्लोरीन का कितना लिखा था? 4.0। तो डेल्टा ईएन कितना आएगा? 3.3। तो इससे परसेंटेज आने कैरेक्टर कितना आ रहा है फॉर्मूले से? आयुष सीधे आंसर दे दिया। कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, गलत बात है ये। 16 × 3.3 प्लस 3.5 × 3.3 का होल स्क्वायर। विधान 100 से बड़ा परसेंटेज कैसे आ गया बेटा? 100.915 नहीं आएगा यार, कैसी बात कर रहा है। चलो भाई 16 × 3.3 कितना होता है? 52.8, बिल्कुल 52.8। और ये 3.3 का स्क्वायर इंटू 3.5 मल्टीप्लाई करके टोटल बता दो इस बार कितना आ रहा है ये। 3.5 इंटू 3.3 का स्क्वायर कितना आ रहा है कैलकुलेट करके? 38.115, ठीक है। ये आ रहा है 38.115। और इन दोनों का सम कर दो तो कितना आता है? 90.915, बिल्कुल 90.915%। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 91% आ रहा है आंसर। तो ये 91% आ रहा है और ये वैल्यू जो है 50% के आसपास है ना? तो ये वैल्यू 50% के आसपास है, ये वैल्यू 91% के आसपास है। अब इससे हुआ क्या था कि भाई जी ये फॉर्मूला जब बनाया था उन्होंने, तो उससे उन्होंने कह दिया था कि भाई किसी कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर कितना है। तुमने बचपन में पढ़े थे आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड। तो उसमें आयनिक नेचर कितना है, पहले तुम कहते थे 100% आयनिक, 100% कोवलेंट, मतलब तुम परसेंटेज की बात नहीं करते थे, तुम सीधे आयनिक और कोवलेंट लिखते थे। अभी जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड में कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर होता है, कुछ परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर होता है। और ये हमने देख लिया। इस हिसाब से बेटा ये क्या आ रहा है, ये देखो, ये NaCl पे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना आ रहा है? ये तो 50 के आसपास आ रहा है ना? 50 के आसपास आ रहा है ना, 50 के आसपास। और तुमने तो पढ़ा था कि NaCl आयनिक कंपाउंड होता है। तुमने यही पढ़ा था ना भाई, NaCl आयनिक कंपाउंड होता है, तो इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आना चाहिए था। तो फॉर्मूला तो हमने लिख लिया है कि कभी कैलकुलेट करने को बोले तो इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। इस फॉर्मूले से 50% की वैल्यू 2.1 लेके चलेंगे, बट प्रैक्टिकली बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटली बात करेंगे तो कुछ और बात आती है। तो क्या लिखेंगे अपन इसके नीचे, इसलिए कि थियोरिटिकली इस फॉर्मूले पे बेस्ड अगर बात करें तो थियोरिटिकली अगर डेल्टा ई एन 2.1 आता है तो दिस इंप्लाइज दैट आयनिक कैरेक्टर 50% है और कोवलेंट कैरेक्टर 50% है। यानी कि लगभग, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं ये, लगभग आयनिक और कोवलेंट कैरेक्टर बराबर सा आ रहा है अगर अगर डेल्टा ई एन 2.1 है। बट ये बात थियोरिटिकली है, ठीक है। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ये बात नहीं है। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, इस फॉर्मूले से निकाली हुई वैल्यू ये आ रही है कि 50% के आसपास वैल्यू 2.1 डेल्टा ई एन पे आ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर डेल्टा ई एन, अगर डेल्टा ई एन 2.1 से बड़ा हुआ तो बेटा अगर 50% डेल्टा एन पे आयनिक कैरेक्टर, सॉरी 2.1 पे आयनिक कैरेक्टर 50% आ रहा है,
तो डेल्टा ई एन 2.1 से बड़ा लाने पर आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? 50% से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा आएगा। तो हम ये लिख देते हैं कि अगर डेल्टा ई एन 2.1 से बड़ा है तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है कंपाउंड का। आयनिक कैरेक्टर इज मोर देन 50% और कोवेलेंट कैरेक्टर इज लेस देन 50%। और इसी से रिलेटेड वैल्यूज जो आएंगी वो, अगर डेल्टा ई एन जो है वो लेस देन 2.1 हुआ तो आयोनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? आयोनिक कैरेक्टर अगर डेल्टा ई एन 2.1 से कम हुआ तो लेस देन 50 और कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी मोर देन 50%। तो इससे हमको कुछ पता चल रहा है, लॉजिकल सी मतलब कॉन्सेप्चुअल बात है, लेकिन इससे एक बात पता चल रही है। यहां तक लिख लो, फिर मैं लिखवाता हूं कि क्या बात पता चल रही है। यहां तक लिखो, हाँ अर्नव, होता है पार्शियल कैरेक्टर। कोई भी कंपाउंड को हम 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं कहेंगे, कुछ परसेंट उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर या कुछ परसेंट उसमें आयनिक कैरेक्टर हम देखेंगे आगे चल के बॉन्डिंग में, है ना। लिखा सबने? सबने लिख लिया? तो यहां से हमको क्या कॉन्सेप्चुअली क्या समझना है, बात ये सुनने वाली बात है कि आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए देयरफॉर हाई डेल्टा ईएन डिफरेंस, यानी हाई डिफरेंस ऑफ डेल्टा ईएन फेवर्स आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। भाई डेल्टा इन वैल्यू बड़ी होगी तो कंपाउंड में या एलिमेंट्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। और यही तुमने किया भी था कि मेटल का नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाते थे तो आयनिक कहते थे, अगर नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ होता था तो कोवेलेंट होता था, है ना। यही होता था ना भाई। अगर आप सोडियम का फ्लोरीन के साथ बनाओगे तो आयनिक है, बट अगर क्लोरीन का फ्लोरीन के साथ बनाओगे तो इसको अपन कोवेलेंट कहते थे, याद है। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट में आता था। ये सब बातें याद है? हाँ। तो ये बात अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मदद से कह रहे हैं कि भाई पहले मेटल नॉन मेटल कहते थे, अब हम मेटल नॉन मेटल की जगह कह रहे हैं कि हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर है तो इट फेवर्स आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर लो डिफरेंस हो गया तो किसको फेवर करेगा? तो कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करेगा? कोवेलेंट को। फेवर्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ये है। अब इसमें ये तो थ्योरेटिकल लिखा था हमने और इससे डेटा ज्यादा अच्छा आ नहीं रहा, मतलब 2.1 के डिफरेंस पे 50% आयनिक नहीं आना चाहिए, 50% से ज्यादा आना चाहिए, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को देख के। तो इसको फिर डेटा को करेक्ट कर दिया था गैलिस ने। तो वो भी लिख लेते हैं कि भाई उसने किस वैल्यू के आसपास 50% मान लिया था। तो उसने अलग अलग कंपाउंड्स को स्टडी किया और उन कंपाउंड्स के बेसिस पे उसने अपनी वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज करके बताया कि भाई इन वैल्यूज की जगह आप कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए 50% के लिए 2.1 के लिए कोई और वैल्यू ले लो। यहां तक लिखा सबने? तो मैं आगे डिक्टेट करूं क्या कहा था गैलिस ने। हाँ। तो एक्सपेरिमेंटली इन ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू गैलिस डेल्टा ईएन जब 1.7 आता था या उसके आसपास की बात है बेसिकली, तो आयनिक कैरेक्टर अपन 50% दिखता था। तो आयनिक कैरेक्टर इज 50%। आयनिक अगर 50% है तो बचा हुआ 50% विल बी
covalent character, this will also be 50%. आदित्य त्रिपाठी क्यों नहीं लिखा तूने? क्या करने में बिजी था? रुक जा, देखने दे मेरे को जरा, मेरे को ऐसा लग रहा है तू पहले भी कुछ टाइम इधर उधर करने में बिजी था। ले जल्दी लिख ले, लिख लिख जल्दी लिख। आसिम बेटा फॉर्मूला तो पुराना लिखा हुआ था, फॉर्मूले का यूज अपने को करना भी नहीं होगा, मैं बताऊं तुमको। फॉर्मूला करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट इसके वो फॉर्मूला किसी को करना ही नहीं था। अब अल्टीमेटली अपने को फॉर्मूले से मतलब ही नहीं ना, अपने को तो इन वैल्यूज से मतलब था कि भाई डेल्टा ई एन वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने पास होती है, और अपने को तो ये पता करना था कि भाई 50% कहाँ पे आ रहा है। तो 50% की लिमिट एक्सपेरिमेंटली उसने बता दी 1.7। अब फॉर्मूला चेंज करो, या ये वाली बात याद रख लो कि भाई डेल्टा ई एन 1.7 पे 50% मान लेना है। अब इससे बड़ा हुआ तो आयनिक कैरेक्टर, और इससे नीचे हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर, बस। अब वैल्यू ही मिल गई ना अपने को सीधे सीधे। ये वैल्यू तो अपन ने फॉर्मूला से निकाली थी, जो थ्योरेटिकल फॉर्मूला था अपने पास उससे अपन ने वैल्यू निकाली थी, बट यहाँ तो गैलिस ने एक्सपेरिमेंट करके दे दी। बिल्कुल 2.1 फिर सही वैल्यू नहीं आ रही थी ना, गड़बड़ आ रही थी। तो कभी तुमको कैलकुलेट करने का सवाल आ जाएगा, कैलकुलेट परसेंटेज आने कैरेक्टर न्यूमेरिकली अगर आए तो फॉर्मूला यूज कर लेना, वरना वैसे आएगा नहीं, तुम्हें एग्जाम में नहीं आएगा, किसी रेफरेंस बुक में मिल सकता है ऐसा सवाल। हाँ यहां तक अब तो लिख लिया सबने? ठीक है। नहीं ओम, देख अब तूने फिर ऐसे सवाल पूछे ना तो मैं पिटाई कर दूंगा। पहले ही कह चुका था मैंने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज निकल लिखाई थी कि तुम्हें वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों एक ही बात बार बार बुलवाते हो, मतलब सिलेबस खत्म ही नहीं करना आना चाहते तुम्हें? उसी वक्त कहा था कि वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में दी जाएगी। अभी अगर जरूरत पड़े तो टेबल है आपके पास, तो वहां से यूज कर लेना। क्या नहीं हो? क्या नहीं? चलो लिखो उसके नीचे, काम की बातें नहीं करते, इधर उधर की बातें करते हैं। डेल्टा एन ग्रेटर देन 1.7, अगर डेल्टा एन 1.7 से बड़ा हो गया तो आगे क्या होगा? क्या हो जाएगा? आयनिक कैरेक्टर ग्रेटर देन 50%, और कोवलेंट कैरेक्टर लेस देन 50%। और अगर डेल्टा एन लेस देन 1.7 हुआ तो आयनिक इज लेस देन 50%, और कोवलेंट इज ग्रेटर देन 50%। ये हो जाएगा आपका आंसर। आंसर नहीं मतलब वैल्यूज के हिसाब से परसेंटेज आयनिक और कोवलेंट कैरेक्टर। इसको लिख लो। इसके बाद अपन इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं। लिख लिया सबने? दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन, इतना ही था। ये वाली एप्लीकेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको एंड में लिखते हैं हम। बाकी जो एप्लीकेशंस पढ़ी थी वो थोड़ा ज्यादा काम आएंगे आपको, है ना? ओके, तो अपनी लास्ट प्रॉपर्टी जो अपने को पढ़नी थी, कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी भाई बेटा, बताना जरा, देखो कितनी पढ़ ली थी? 7 पढ़ ली होंगी आपने, देखो जरा। यू मस्ट हैव स्टडीड 7 प्रॉपर्टीज टिल नाउ, है ना? तो दिस इज योर 8th प्रॉपर्टी, इसको अपन लिख लेते हैं हेडिंग 8th पीरियडिक प्रॉपर्टी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। आयुष क्या लास्ट पॉइंट रह गया तेरा? इनर्ट पेयर इफेक्ट।
लिखने को रह गया था कि लास्ट पॉइंट जल्दी लिख ले। लिखा सबने? हेडिंग लिख ली? तो मैं बताऊं क्या है, बहुत छोटा सा ही पॉइंट है, ज्यादा बड़ा है नहीं। इट्स अ स्मॉल पॉइंट इन आउट पेयर इफेक्ट। ठीक है, लिखो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस ऑर्बिटल electrons of s orbitals in heavier elements of p block in heavier elements of p block generally do not participate in bond formation, do not participate in bond formation due to high energy difference, due to high energy difference in energies of s orbitals and p and other orbitals and अदर ऑर्बिटल। जिसका मतलब क्या है ये मैं समझाता हूँ, इसका लॉजिक क्या है वो भी समझाता हूँ। तो हम कुछ ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ग्रुप 13, 14, 15 की बात कर लेते हैं अपन, और इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। हाँ वैभव बेटा, बिल्कुल। तो ग्रुप 13, 14, 15 में जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो 13 का होता है NS2NP1, 14 का होता है NS2NP2 और 15 का होता है NS2NP3। तो यहाँ S2 के जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम ये कह रहे हैं कि जैसे से आप ग्रुप में नीचे जाओगे, जैसे ग्रुप में नीचे जाने का मतलब क्या है, ग्रुप 13 इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो बेटा एल्यूमिनियम की आपने क्या वैलेंसी पढ़ी हुई है? +3 है ना? बिल्कुल। जब आप नीचे आओगे गैलियम की भी जनरली +3 मिलेगी, बट जब आप आखिरी दो पे आते हो ना, तो आपको इसकी +3 भी मिलेगी और +1 भी मिलेगी। अच्छा, +1 क्यों मिलेगी? क्योंकि जब ये सिर्फ p का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे, s का इलेक्ट्रॉन ना करे, तो ये +1 शो करेगा। ये बात समझ आती है कि +1 तभी शो होगा जब सिर्फ p का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे। तो ये जनरल टेंडेंसी ऑब्जर्व है कि भाई ग्रुप में जब नीचे जाते जाते हैं तो ये s के इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम होती जाती है। तो इसलिए जो आखिरी के दो एलिमेंट है ना, इनमें थोड़ी वेरिएबल वैलेंसी आपको दिखेगी, और उसमें भी क्या हो जाएगा, आखिरी एलिमेंट में यहाँ +1 ज्यादा स्टेबल हो जाता है। जैसे एल्यूमिनियम +3 ज्यादा स्टेबल है, बट थैलियम का +1 ज्यादा स्टेबल है। दिस इज व्हाट यू विल ऑब्जर्व। पार्टिसिपेट करने का मतलब हिस्सा लेना बेटा। ये एल्यूमिनियम के तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, है ना। यहां से एक ही जाता है, जनरली उसकी टेंडेंसी होती है कि एक ही लूज करे, बाकी तो अपने पास रखे। तो ये टेंडेंसी है कि एलिमेंट जो आखिरी आखिरी आएंगे उनमें दिक्कत आएगी। जैसे ग्रुप 14 इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो बेटा तुमको याद होगा कि टिन +2 और +4 दोनों शो करता है, लेड भी +2 और +4 दोनों शो करता है। ये पढ़े होंगे तुम लोगों ने आयंस के अंदर, है ना।
जबकि कार्बन जनरली +4 में ही ज्यादा रहता है, सिलिकॉन भी जनरली +4 में रहता है। या इनकी वैलेंसी जो है वो 4 बॉन्ड बनाने की होती है, कि ये 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो एस वाले जो है ये ज्यादा नीचे जाते जाते हैं, तो फिर ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से ये पास में रहते हैं, ये ज्यादा बॉन्ड बनाना नहीं चाहते। तो अपने को तो सिर्फ इतना याद रखना है कि डाउन द ग्रुप आखिरी एलिमेंट में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल रहेगा। वो मैं भी लिखवा दूंगा इसके बाद, तो एक बार इसको कंप्लीट कर लो, मैं लिखवाता हूँ। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब अपने को लिखना क्या है इसमें, अपने को ये लिखना है एरो बना के कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप जाते वक्त, इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस, तो स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस का मतलब क्या है वो भी मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल, CO2 on heating generally does not decompose, this is stable, ये +4 में है। इसी की जगह PbO2 अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा हीट कर दोगे तो ये आपको दे देता है PbO + ½ O2 गैस। ये यहाँ +4 में था, ये यहाँ +2 में आ गया, +2 इज मोर स्टेबल। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है बेसिकली। कि क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट है कि डाउन द ऊपर की बात करेंगे ग्रुप में, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है +4, 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। डाउन द ग्रुप आते हैं तो +4 कम स्टेबल हो जाता है, ज्यादा स्टेबल क्या जाती है +2, जहां सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इतना लिखो, मैं और भी एग्जांपल लिखवाता हूँ इसके, राइट दिस डाउन। और लिख लो तो मुझे बता देना कि सर ये लिख लिया हमने। सही है जानवी, ऐसे ही बताया ना, लिख लिया हमने, डन। बेटा अगर किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा हीट कर दो तो वो तो हर चीज टूट जाएगी, इसको अगर एक्सट्रीम हीट कर दोगे तो टूट जाएगा, बट एक्सट्रीम हीट तो फिर हर चीज ही टूट जाती है ना। चलो और भी एग्जाम्पल है पीबी के, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे PbCl4 होता है, ये भी टूट के आपको दे देता है PbCl2 + Cl2 गैस, सेम प्रॉपर्टी, दिस इज मोर स्टेबल +2, दिस इज +4। तो इससे हम जनरली ये कह पाएंगे, क्या कह पाएंगे कि स्टेबिलिटी Pb+2 इज मोर देन Pb+4, और यहाँ कार्बन +4 इज मोर देन कार्बन +2। अच्छा, ये सिर्फ इस ग्रुप की बात नहीं, बाकी ग्रुप्स में भी होगा, जैसे थैलियम +1 इज मोर देन थैलियम +3, जबकि बोरॉन +3 इज मोर देन बोरॉन +1। तो मैं एक बार और दिखा देता हूँ क्या कह रहे हैं हम। देखो, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप के टॉप एलिमेंट जो है वो तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेंगे, +3 शो कर देगा। लेकिन जब थैलियम की बात करेंगे बॉटम पर, तो s के 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो जितने बचेंगे उतने ही पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इस लॉजिक से बेटा नाइट्रोजन में कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, +5 है ना। बिस्मथ में कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, +3। बिल्कुल, बस यही लॉजिक है, यही यूज करना है कि भाई इसमें सिर्फ बिस्मथ में सिर्फ +3 होगी, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे s के इलेक्ट्रॉन,
और क्योंकि s के इलेक्ट्रॉन एक पेयर में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको इनर्ट पेयर कहते हैं कि बिस्मिथ के अंदर NS2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट पेयर की तरह बिहेव कर रहे हैं, वहां से वो नाम आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, दैट इज द नेम। तो मैं इसके और भी एग्जांपल्स लिखवा देता हूं आपको, ये भी लिख लो। You have bismuth plus 3 is more stable than bismuth plus 5, whereas nitrogen plus 5 is more than nitrogen plus 3. और इसमें बाकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम का क्या आएगा, एल्यूमिनियम भी यहीं आता है कि +3 इज मोर देन +1, और टिन इज ऑल्सो +4 मोर देन +2। तो इनमें हमको इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है, दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट आखिरी के 3 एलिमेंट्स में। अरे बेटा लेगा, अगर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव जाएगा नाइट्रोजन, बट हम तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव को कंपेयर कर रहे हैं ना, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, तब क्या स्टेबिलिटी है। जब लेगा तो केस ही अलग हो गया, वो तो नेगेटिव हो गया इलेक्ट्रॉन लेने वाला केस। इंडियम +3 इज मोर देन इंडियम +1 एंड सो, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का स्टेबिलिटी पे फर्क आखिरी 3 एलिमेंट्स में पड़ेगा, थैलियम, लेड और बिस्मथ, अगर कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, कैसी बातें करते हो यार तुम लोग, इतने दिन हो गए अभी भी अच्छे सवाल पूछना नहीं सीखे। अब इसके ऊपर मतलब एग्जैक्ट थोड़ी, अब इसका एप्लीकेशन है ना बेटा, कि PbO2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इन सब चीजों को यूज करेंगे अपन आगे चल के, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज करता है, या ऑक्सीजन की से जाकर रिएक्ट करके CO2 बना सकती है, या सल्फर के साथ रिएक्ट करके SO2 बना सकती है ना। तो दिस इज व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। यहां तक लिख लिया सबने? ठीक है भाई, तो पीरियडिक टेबल के लिए हम जो है इतनी थ्योरी रखेंगे ना, बाकी लिमिटेशन तो नहीं है सवालों की कोई भी, तो सवाल तो बहुत कर सकते हैं, करने भी चाहिए, बट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू गाइस टू सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। तो भाई थ्योरी यहाँ रोक लें, चैप्टर को यहाँ खत्म कर लेते हैं, मतलब चैप्टर को यहाँ रोक लेते हैं ठीक है, ओके।